इससे पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझा था और उस पर बड़ी डिटेल से बात की थी। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है उसको एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने से पहले ग्राफ होता क्या है पहले ये देखते हैं, और एक ग्राफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं समझने के लिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये हमेशा दो वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशन होता है। ग्राफ जब भी हम ड्रा करते हैं हमेशा दो ही वेरिएबल लेते हैं और इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये भी दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और जबकि जो दूसरा होता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पर लिखा जाता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस के ऊपर लिखते हैं। और इसके साथ जो एक्स एक्सिस पर टर्म हम लिखते हैं यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और जो कि वाई एक्सिस पर टर्म लिखी जाती है उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। इसके साथ हम ग्राफ में स्लोप को पढ़ते हैं। स्लोप का क्या मतलब होता है वो भी हम देखेंगे अभी। और अगर हमने स्लोप फाइंड करनी हो तो उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो y/x होता है। तो क्योंकि y एक्सिस की जो टर्म होती है जो भी लिखी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम ऊपर लिखते हैं और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को लिखते हैं। और इसके साथ हम इस ग्राफ की मदद से एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और अगर हमने एरिया फाइंड करना तो हम इन्हीं दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्लोप फाइंड करने के लिए इन वेरिएबल्स को डिवाइड किया जाता है, लेकिन वाई एक्सिस को पहले लिखा जाता है, नोमिनेटर में लिखा जाता है और एक्सिस को डिनोमिनेटर के अंदर लिखा जाता है। और एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली इन दोनों वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं इस ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने के लिए, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। देखिए जी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब क्या होता है कि वो अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा, उसने जो भी उसकी वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब कोई कार मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफ बनाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर उसको हम शो करें तो वो कुछ इस तरह से शो होता है, एक स्ट्रेट लाइन के साथ शो किया जाता है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होती है। टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल क्यों होती है? क्योंकि अगर मान लें कि उसकी जो वेलोसिटी है जिसके साथ वो मूव कर रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हम वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी ले रहे हैं और वो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होता है और टाइम सेकंड में रहेगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है। तो अगर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव करता रहेगा और इसी दौरान उसका टाइम तो गुजरता रहेगा, तो इसी वजह से टाइम जो होगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा, इस एक्स एक्सिस के साथ टाइम इंक्रीज़ होता रहेगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, और स्ट्रेट लाइन भी कैसी होगी? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगी और इस तरह से इसके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो इसकी स्लोप क्या होगी? तो स्लोप हमारे पास 0 होगी। तो हमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें हम इंफॉर्मेशन किस चीज़ की ले रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है ना वो एक्सेलरेशन की आती है। अब ये एक्सेलरेशन हमें किस तरह से पता चला? ये हमें पता चलता है इसकी स्लोप से। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्लोप है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इक्वल होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्लोप ये इक्वल है y/x के। अब y/x का मतलब है कि चेंज इन y और चेंज इन x। इससे हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ जो कि x एक्सिस के ऊपर आती हैं और जो y एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ आती हैं उनको हम लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ में देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो y एक्सिस के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी है जबकि x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है। तो ये बना v/t यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स के दरमियान जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ वो बताती है, तो जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है और ऐसा एक्सेलरेशन हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन, ये हमने एक्सेलरेशन की वीडियो में बड़ी डिटेल से इस पर बात की थी। तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम स्लोप को डिस्कस करें तो उससे हमारे पास एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर हम देखें कि इस तरह से जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना होता है,
तो अगर हम यहाँ से इमेजिन करें, जहाँ इस ग्राफ को देखें तो हमें पता चलता है कि स्लोप इसकी 0 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उस वक्त उसकी स्लोप 0 होगी और उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अब अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाई एक्सिस के ऊपर हम वेलोसिटी को लिखते हैं, तो वेलोसिटी में ये इसके इनिशियल पॉइंट है और ये इसके फाइनल पॉइंट है। तो देखें, इस चेंज इन वाई डायरेक्शन और चेंज इन एक्स डायरेक्शन की हम बात करें तो ये बनेगा 20 - 20, ठीक है। और यहाँ पर टाइम के देखें, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो टाइम अगर फाइनल मान लें कि यहाँ पर जो टाइम इस वक्त गुजर गया है वो 5 सेकंड गुजर गया, तो ये बनेगा 5 माइनस, तो क्योंकि स्टार्ट तो 0 से हुआ था तो 0 आएगा, ऊपर आएगा 0/5, तो ये 0/5 का मतलब क्या होगा, 0। तो यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर वो 0 होगा। तो इस तरह से आपने याद रख लेना है कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उससे स्लोप 0 होगी और इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी 0 होगा। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से पता है कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के अंदर उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। उसकी डेफिनेशन भी यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कवर बाय बॉडी भी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो वो भी हम इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो हम एरिया बनता है अंडर द ग्राफ उसको हम फाइंड करेंगे, एरिया को फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो कुछ एरिया को मैंने यहाँ पर शेडेड कर दिया है और डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ में जैसे हमारे पास ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमने एरिया फाइंड करना हो तो हम करते हैं y मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पर y हमारे पास है वेलोसिटी इनटू मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 है और यहाँ पर जो टाइम गुजरा है वो टाइम 5 सेकंड गुजरा है। तो ये हमारे पास एरिया फाइंड करना हो तो ये बनेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बनेगा 100 मीटर स्क्वायर बनेगा। तो ये इस तरह से हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड केस है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा इसका क्या मतलब होगा कि वेलोसिटी के अंदर चेंज तो आ रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंज आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका ग्राफ बनता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह से। अब वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनती है कि उसके रेफरेंस पॉइंट यानी यहाँ 0 से इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि टाइम और वेलोसिटी एक्सिस दोनों की तरफ जा रहा होता है, दरमियान में से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पर जो इसकी स्लोप होगी ना वो कांस्टेंट स्लोप होगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी कि मान लें कि उसने पहले 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया है, 1 सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस अगर उसका 1 मीटर पर सेकंड है, उससे अगले 1 सेकंड के अंदर भी वो क्या कर रहा है, 1 और मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 सेकंड में 2 होगा। ऐसे अगर हम 3 सेकंड की बात करें तो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास स्लोप बनेगी वो एक कांस्टेंट स्लोप बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इससे एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमें कैसे पता चलेगा, स्लोप के फार्मूला से पता चलेगा। हमें पता है कि जो स्लोप है वो स्लोप ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है यहाँ पर और ये है y/x मतलब कि v/t है। और अगर हम यहाँ इस पॉइंट की बात करें तो ये बनता है 3 डिवाइडेड बाय 3, टाइम भी इतना ही है तो ये बन रहा है 1। इसे नीचे वाले पॉइंट को देखें तो ये है 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और टाइम 2 सेकंड गुजरा है तो तब भी आंसर कितना आ रहा है 1। अब इससे भी नीचे हम देखें तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इससे भी आंसर कितना आ रहा है 1। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हर टाइम हमारे पास एक जैसी आ रही है जो कि 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ हमारे पास जो स्लोप बनेगी उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर हमने यहाँ से डिस्टेंस कवर फाइंड करना हो कि ये डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, तो अगर हम गौर करें यहाँ पर तो ये जो हमारे पास शेप बन रही है ये शेप एक ट्रायंगल बन रही है और
हमने डिस्टेंस कवर फाइंड करना हो तो हम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होता है उसको हम जो शेडेड एरिया होता है हम वो फाइंड करते होते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बढ़ा दूँ तो ये पिछले डायग्राम की तरह हमारे पास से एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर की शेप बन जाती है, और जिसको हमने फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था कि v को t के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जो स्लोप है ये इस रेक्टेंगल को उसके डायगोनल के अंदर ना दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसका, ये जो शेडेड एरिया है, ये पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। तो हम इसको कहेंगे एरिया फाइंड करने के लिए हाफ इंटू वी क्रॉस टी, इस तरह से हम फाइंड करेंगे जब हमने डिस्टेंस कवर फाइंड करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास जब भी ट्रायंगल के शेप में ग्राफ बनता है, जो कि उस सूरत में बनेगा जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो उसके डिस्टेंस कवर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो 1/2 इंटू वी इंटू टी होगा। और वैसे भी अगर हम देखें इसमें वेलोसिटी फाइंड कर लें, वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात करें, मान लें कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और जबकि फाइनल वेलोसिटी इसकी v है, और जो टाइम यहाँ पर गुजरा है वो टाइम t यहाँ पर गुजरा है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करूँ, एवरेज वेलोसिटी इसकी, तो ये बनेगी 0 + v डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी बनेगी 1/2 इंटू v। तो डिस्टेंस कवर फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, डिस्टेंस ये इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला भी होता है s = vt होता है ना। तो डिस्टेंस s है और v यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगी, और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 1/2 इंटू v है, जबकि टाइम t है। तो देखें दोबारा से हमारे पास फार्मूला यही बनता है। तो दोनों तरह से आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और इस फार्मूले की मदद से भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा केस हमारे पास ये होता है कि जब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा होता है। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा होगा तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, कर्व बनेगी। अब वो कर्व भी किस तरह से बनेगी, नीचे से ऊपर की तरफ से, यानी इस शेप के अंदर हमारे पास कर्व बनेगी। अब यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं वो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँगा यहाँ पर, तो ये इस तरह से बनेगी। अब बेसिकली ये जो टेंजेंट हम ड्रा करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू होती है, और वेलोसिटी यहाँ पर जो एंगल बनाती है उस एंगल से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है। ये एंगल जितना ज़्यादा ग्रेटर होता है उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है। अगर यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पर मैं इसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ, तो इधर एक टेंजेंट ड्रा करने से हमारे पास ये वैल्यू बनती है ऐसे, यानी एंगल यहाँ पर ये बनता है। अब ये एंगल जो है इस एंगल से कम है, तो यानी यहाँ पर वेलोसिटी कम है। अब इससे अगले पॉइंट पर गए, इस पॉइंट पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एंगल पिछले एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ करके यहाँ पर देखें, यहाँ पर वेलोसिटी, अगर इसका ये वाला मैं पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट पर भी बात करूँ यहाँ पर इस पॉइंट की बात करूँ, तो ये इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल से भी ज़्यादा है। तो एंगल जितना ज़्यादा होगा हर एक पॉइंट में, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि उसकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है और यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो इसी वजह से उसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो एक कर्व बनेगी, और वो कर्व भी किस तरह से, इस शेप की बनेगी, और जिसमें हर एक पॉइंट पर आप अगर एंगल फाइंड करें तो वो एंगल पहले से ज़्यादा हो, तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस तरह से बनेगा, ऊपर की तरफ एक कर्व बनेगी। तो एक तो हमें यहाँ से इस ग्राफ से ये पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर जो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है इस सूरत में वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, ये भी हमने एक्सेलरेशन वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। अब अगर चौथे केस की बात करें कि जब एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा हो, तो उस वक्त हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब ग्राफ ये भी वैसे कर्व ही है, लेकिन ये कर्व दूसरी तरफ है, यानी पहले जो कर्व थी वो इस तरह से बनी हुई थी, अब ये जो कर्व बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमें हमारे पास शो करता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। एक्सेलरेशन तभी डिक्रीज़ हो रहा होता है ना जब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज़ हो रही होती है।
अब वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब अभी ग्राफ में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम एंगल को चेक करते हैं। अगर एंगल जितना ज़्यादा टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम के साथ आप आगे बढ़ते जाते हैं और आप एंगल इंक्रीज करता जाता है, दैट मीन्स कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ग्राफ एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, दैट्स मीन्स कि एक्सेलेरेशन भी डिक्रीज हो रहा होगा। अब अगर हम यहाँ से देखें, इस पॉइंट की मैं बात करूँ, ये फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं पॉइंट ए कह दूँ, तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँ तो मेरे पास ये एंगल बनेगा। और इसी के साथ अगर मैं इस पॉइंट बी पॉइंट की बात करूँ और इधर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों में डिफरेंस है, और ये एंगल दूसरा जो पॉइंट बी पर मैंने ड्रा किया है वो ए से कम है। आगे अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊं, पॉइंट सी पर, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करूं इस तरह से पीछे की तरफ, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इस एंगल से भी कम है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम के साथ आगे हम बढ़ते जाते हैं और यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करके उसकी हम वेलोसिटी चेक करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू पहले से कम आती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ से आपने याद रखना कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा होगा, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। और जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा होगा तो उसका जो ग्राफ होगा इस तरह से बनेगा। यानी इंक्रीज के लिए ये और डिक्रीज के लिए इस तरह की कर्व बनेगी हमारे पास। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो फिर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो तब इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब एक और केस बनता है कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, एक बॉल है हमारे पास, उसको हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं और उसको ग्राफ के ऊपर शो करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू मार्क कर दिया है। यहाँ पर मान लें कि हमने इस ब्लॉक, ये जो बॉल यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका। अब जब ऊपर फेंकेंगे तो उसके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो उसकी जो हम ग्राफ मार्क करेंगे वो 0 से नहीं करेंगे बल्कि 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 से डाउनवर्ड जाएंगे। जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा ना तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ शो करेगी, वो इस तरह से बनेगी कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज होती होती उसकी वेलोसिटी कहाँ पर पहुँची, 0। जब ये अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुँचता है, अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुँचेगा तो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। और हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन ये 20 से नीचे आते आते यहाँ पर 0 पर पहुँच जाएगी। अब जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब पहले जब ऊपर की तरफ हमने फेंका था तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड थी, और जब नीचे आ गया तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, यानी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अब चेंज होगी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन जब चेंज होगी ना तो उस वक्त, यानी जब नीचे की तरफ ये मूव करेगा, यहाँ इस तरह से आएगा, तो उस वक्त जो इसका ग्राफ बनेगा वो यहाँ से इस 0 से इस डायरेक्शन में इस तरह से बनेगा। यानी आपने इसको हरगिज़ इस डायरेक्शन में 20 ऐसे नहीं बना देना, क्योंकि ये गलत होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। आई होप कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।